दोस्तों आप एक बार ये चीज इमेजिन करो, मानो अर्थ रहने लायक नहीं रही तो कुछ ह्यूमंस एक स्काउट शिप बनाकर एक हैबिटेबल प्लैनेट्स को स्काउट करने के लिए भेजते हैं। तब वहां कोई नहीं होता। तो जैसे ही कई सालों का सफर करके ह्यूमंस उस प्लैनेट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उतने टाइम में तो उस प्लैनेट पर एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो गई है और वो वहां बस गई है। तो यहाँ यूनिवर्स की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि यूनिवर्स के रिसोर्सेज राइटफुली किसके हैं? उनके हैं जिन्होंने उनको पहले ढूंढा है या फिर जो उस हैबिटेबल प्लैनेट पर इवॉल्व हुए हैं? इस ही डायलेमा के बारे में एड्रियन चाइकोव्स्की की ये बुक चिल्ड्रन ऑफ टाइम बात करती है। ये बुक की मेन स्टोरी शुरू होती है एक स्पेस में वॉन्डरिंग शिप गिलगामेश से। इस पर जितने भी लोग थे वो अर्थ के ह्यूमंस की ही लीनियज के थे और ये बहुत साल पहले ही अर्थ छोड़ चुके थे, क्योंकि पहले दिखाते हैं बुक में कि अर्थ रहने लायक नहीं रही। इसीलिए फिर ज्यादातर साइंस फिक्शन कहानियों की तरह ह्यूमंस के पास दो ऑप्शन थे। सबसे पहला कि एक जनरेशनल बहुत बड़ा शिप बनाकर वहां पे सही लिविंग कंडीशन में रहना, और दूसरा जो कि इस बुक के ह्यूमंस ने अर्थ को छोड़ने से पहले ही शुरू कर दिया था, पॉसिबल हैबिटेबल वर्ल्ड्स पर छोटे छोटे स्काउट शिप भेजना जो अगर खत्म हो भी जाए तो इतना फर्क ना पड़े। फिर इस बुक की स्टोरी इन टू वेज में ही स्प्लिट होती है। एक तरफ तो है गिलगामेश में जनरेशन आफ्टर जनरेशन आने वाले ह्यूमंस की सर्वाइवल स्टोरी, और टू बी ऑनेस्ट ये जो गिलगामेश की स्टोरी है ये इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि स्टोरी ना कैरेक्टर बेस्ड नहीं बल्कि प्लॉट बेस्ड है। क्योंकि इस पहली स्टोरी में ना ऑथर गिलगामेश के लोगों की एक फ्लॉड फिलॉसफी दिखाना चाहते थे, जिसके बारे में फ्रेडरिक नीचा ने बात की है कि ह्यूमंस की ना एक प्राइमल नीड होती है विल टू पावर की, और इसको वो दो मॉरलिस्टिक तरीकों से सीख करते हैं। पहला है मास्टर मोरालिटी और दूसरा है स्लेव मोरालिटी। स्लेव मोरालिटी के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो का फोकस रहेगा मास्टर मोरालिटी के ऊपर। अब मास्टर मोरालिटी का मतलब है कि किसी इंसान की, ग्रुप की या कम्युनिटी की मोरालिटी ऐसी है कि वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में मानती है। उनके लिए जो गुड है वो है स्ट्रेंथ और बैड है वीक होना। यहाँ आती है जरूरी बात कि मास्टर मोरालिटी के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। ऑथर जो स्टोरी में एक फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं ना, वो मास्टर मोरालिटी के इन दोनों एस्पेक्ट के बीच ही है। एक तरफ हम देखते हैं कि गिलगामेश पर शुरुआत में सब सही था, पर फिर धीरे धीरे क्रायोपॉड्स फेल होने लगते हैं, जिससे कुछ लोग मर जाते हैं या कुछ को तो सीधा ब्रेन डैमेज होने लगते हैं। उनकी फैमिलीज फिर शिप की काउंसिल से जवाब मांगती है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा मिसमैनेजमेंट है। इससे सबसे पहले हायरार्की और ज्यादा रिजिड होने लगी। जो एलिट और स्किल्ड इंजीनियर और पॉलिटिशियंस थे उनके लिए अलग प्रिविलेजेस और प्रोटेक्शन बन गई। फिर बाद में पता चलता है कि उनके पॉड्स की मेंटेनेंस पर ज्यादा रिसोर्स स्पेंड किए जा रहे थे। अब इसी पार्शियलिटी और मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए डिल्यूजन मेंटेन किए जाते थे इलेक्शन करवा के। पर लाइक अर्थ कोई भी लीडर कुछ नया नहीं करता था। तो अगर कुछ इंजीनियर्स ग्रुप बना के काउंसिल के अगेंस्ट बोलते थे तो उनको पॉड्स में सुला दिया जाता था या कुछ को गायब कर दिया जाता था। ऐसे ही और भी कई रीजंस की वजह से इंजीनियर्स कम तो हो ही रहे थे, और कम इंजीनियर्स होने की वजह से वो ओवरवर्कड रहते थे। इसलिए फिर हाइड्रोपोनिक फार्म्स और रिएक्टर्स को मेंटेन करने में भी मुश्किल होती थी। इससे फिर डेकेड आफ्टर डेकेड फूड प्रोडक्शन कम होने लगा तो रायट्स होती। इससे मिलिट्री फिर फोर्सफुल और रिस्ट्रिक्शन लगा देती। शिप पर फिर कुछ नाइलिस्ट ग्रुप भी बनने लगे। यानी इस स्टोरी में सबसे पहले ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हायरार्की में ऊपर आने वाले लोगों को सबसे लास्ट में टच करती थी, और हायरार्की में ऊपर वही आता था जिसके पास ज्यादा पावर होती थी। फिर दूसरी चीज ये भी बताई है कि काउंसिल तो करप्ट हो ही गई थी, फिर बाद में इंजीनियर्स भी अपनी पावर एस्टैब्लिश कर रहे थे, मिलिट्री पर्सनल भी ये चीज कर रहे थे। मतलब कई सालों में पूरे शिप की फिलॉसफी मास्टर मोरालिटी के पहले एस्पेक्ट वाली हो गई थी। सबको पावर चाहिए थी थ्रू कंट्रोल, इसलिए जब भी जिसको मौका मिलता तो फिर वो डोमिनेट या सब्जुगेट करता सामने वाले को। अब बुक की दूसरी स्टोरी है उस हैबिटेबल प्लैनेट और डॉक्टर कर्न की। डॉक्टर कर्न अपने क्रू के साथ अपने डेस्टिन्ड हैबिटेबल प्लैनेट पर पहुंचती हैं। फिर उनका स्पेसक्राफ्ट उसको ऑर्बिट करने लगता है, क्योंकि उनका प्लान था कि कुछ मॉन्कीज के ग्रुप्स को और एक नैनो वायरस जो एवोल्यूशन को बहुत ज्यादा तेज कर देता है, इन दोनों चीजों को उस प्लैनेट पर एक साथ लॉन्च करना है ऑर्बिट से। और फिर वो कई सालों तक मंकीज के एवोल्यूशन को मॉनिटर करती रहेंगी और उसको ऐसा मैनिपुलेट करेंगी कि ये स्पीशीज उनकी अर्थ के ह्यूमैनिटी जैसी ना हो। अब ये इंटेंशन तो अच्छा था, बट ये इंटेंशन उसी भगवान बनने वाली नीड से आ रहा है। बुक में एक फ्रेज भी आता है जिसमें वो ये बोलती हैं,
पर उनके शिप के साथ ही कुछ सपोर्ट शिप आए थे और उनमें अर्थ से ही आने वाले कुछ सीक्रेट रिलीजियस एजेंट भी थे जो ये चीज मानते थे कि डॉक्टर कर्न का जो क्रू है उसका जो मिशन है ना कि एक नई स्पीशीज बनाना, भगवान बनना एक तरीके से इनडायरेक्टली, ये उनके रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स के खिलाफ था। तो जैसे ही उस प्लेनेट पर सब पहुंचते हैं तो वो ग्रुप डॉक्टर कर्न के क्रू को और उनके प्रोजेक्ट को सैबोटाज करने लगते हैं, क्रू को मारने लगते हैं। तो इससे दो चीजें होती हैं। पहले तो डॉक्टर कर्न अपने आप को एक एआई कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं अपना माइंड अपलोड करके, और दूसरी कि कर्न जल्दबाजी में पेलोड सीक्वेंस को एक्टिवेट कर देती हैं बिना सोचे कि वो कहां लैंड करेगा। इसी वजह से वो पेलोड क्रैश हो जाता है और उसमें जाने वाले सारे मंकीज मर जाते हैं और वायरस बच जाता है, और उस वायरस से बाय चांस जंपिंग स्पाइडर की एक स्पीशीज इन्फेक्ट हो जाती है। इससे फिर उन स्पाइडर्स में चेंजेस आने लगते हैं। इस स्पाइडर की स्पीशीज 2-3 सेंटीमीटर की होती थी, पर उस नैनो वायरस की वजह से उन स्पाइडर्स की मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ने की वजह से स्पाइडर इनिशियली शिकार करने में बेटर हो गई थी, शिकार की नई नई टेक्निक्स डेवलप कर रही। इसलिए फिर थोड़े समय बाद फूड अबंडेंस की वजह से स्पाइडर्स की जनरेशन धीरे धीरे साइज में बड़ी होने लगी और एक छोटे पपी के साइज की हो गई। इसके अलावा उन स्पाइडर्स में एक बड़ा ही अमेजिंग म्यूटेशन हुआ कि उनकी वाइब्रेशन सेंस करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ग्राउंड पर पैर मारकर या एक पैटर्न में वेब स्ट्रैंड को हिला के वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। फिर धीरे धीरे उन स्पाइडर्स की हमारे अर्थ के ह्यूमंस की तरह ही अलग अलग ट्राइबल सोसाइटी बनने लग गई। उन्होंने फिर अपनी अपनी कम्युनिटीज के लिए बड़े बड़े वेब स्ट्रक्चर बना लिए। हर ट्राइब की अपनी वाइब्रेशनल लैंग्वेज होती और जो छोटे छोटे स्पाइडर पैदा होते उनको शुरुआत से कम्युनिकेट करना और हंटिंग पैटर्न सिखाए जाते। फिर स्पाइडर्स की हायरार्की भी सेट हो गई। कुछ बन गई हंटर स्पाइडर, कुछ थे बिल्डर स्पाइडर और कुछ थे जो कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज को मेंटेन करते थे। और एक और चीज स्पाइडर्स ने नोटिस करी कि आंट्स, चींटियां काफी कॉम्प्लेक्स टास्क साथ मिलकर कर लेती हैं। तो उन्होंने आंट्स की हर्डिंग और ब्रीडिंग भी शुरू कर दी, क्योंकि सोल्जर आंट्स को वो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते, वर्कर आंट्स को वो वेब स्ट्रक्चर मेंटेनेंस और मेटल कैरी करने के लिए यूज करते, या फिर उनसे रेजन और सॉइल इकट्ठा करवाते, उनसे फिर वो ट्रैवल वेज और ब्रिजेस बनवाते। और धीरे धीरे स्पाइडर्स की सोसाइटी और ज्यादा इवॉल्व होने लगी। उन्होंने आंट्स की मदद से बायो कंप्यूटर्स भी बना लिए जो बेसिक रिसोर्स कैलकुलेशन करते। फिर कुछ समय बाद उन्हीं कंप्यूटर्स को उन्होंने इतना एडवांस बना लिया कि उससे फिर वो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स भी समझने लगे। और जैसे हम समझते हैं कि ये यूनिवर्स एक फोर्स फील्ड से बना है, वो मानते थे कि ये यूनिवर्स एक इनविजिबल फोर्स ऑफ वेब से बना है। साथ ही उन्होंने बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स भी बना लिए थे जिनमें फंगल फार्मिंग होती, जिससे कंबस्टिबल गैसेस जनरेट होती, उसको फिर वो एज अ पावर सोर्स यूज करते। फिर कई जनरेशंस बाद उन स्पाइडर्स ने वेब और मेटल बेस्ड स्पेसक्राफ्ट भी बना लिए थे जिनसे वो स्पेस में जाते। पर हर सिविलाइजेशन की तरह स्पाइडर्स की भी सिविलाइजेशन में हर चीज अच्छी नहीं थी। शुरुआत में तो चीजें बहुत ज्यादा खराब थी, और ऑथर इसको बड़े ही एक अमेजिंग थीम के साथ बताते हैं, फेमिनिज्म, एक्चुअली जेंडर वॉर्स। स्पाइडर्स ने जितनी भी एडवांसमेंट पाई वो इस ही प्रॉब्लम को खत्म करके पाई। बुक में नैनो वायरस के एवोल्यूशन से पहले जो स्पाइडर की स्पीशीज थी वो हमारी रियल वर्ल्ड की स्पाइडर्स की तरह ही थी, जहां फीमेल स्पाइडर मेल स्पाइडर्स से साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं और काफी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव भी होती हैं। इसी वजह से अपने मेल स्पाइडर पार्टनर को मेटिंग के लिए यूज करने के बाद वो उस मेल पार्टनर को खा जाती या फिर मार देती। हमारे अर्थ की स्पाइडर्स भी यही करती है, यानी स्पाइडर्स की सोसाइटी बहुत शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मैट्रियार्किकल थी, जहां फीमेल्स के ही रूल्स चलते, जो आपको अर्थ की जंपिंग स्पाइडर्स में और स्पॉटेड हाइनास और मियर कैट्स और भी ऐसी 2-3 स्पीशीज में दिखते हैं। अब बुक में जब स्पाइडर्स को नैनो वायरस इन्फेक्ट करता है तो इंटेलिजेंस आने के बाद भी जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी तब भी ये रेप करके मारने वाले इंस्टिंक्ट खत्म नहीं हुए। पर आगे और फिर समय बीता तो कुछ स्पाइडर्स की कम्युनिटी में मेल स्पाइडर्स से काम करवाने लगे एज अ नौकरों की तरह। तो पता चला कि मेल स्पाइडर्स छोटे तो हैं पर काफी समझदार होते हैं और तेज भी होते हैं, इसलिए वो वेब स्ट्रक्चर को मेंटेन करने और उनको मैनेज करने में काफी अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ फीमेल स्पाइडर्स में ये आइडिया आया कि अगर मेल स्पाइडर सोच सकते हैं और काम में भी आते हैं तो इनको मेट करके मारना सही नहीं है। पर जस्ट लाइक हमारी असली दुनिया के वो जो पुराने मेल्स थे, बिल्कुल वैसे ही स्पाइडर्स भी अपनी मेट्रियार्की को जस्टिफाई करती कि ये तो नेचर का लॉ है, जो स्ट्रॉन्ग है वही रूल करेगा। जैसे जैसे अपनी यूटिलिटी शो कर रहे थे तो वो अपने राइट्स भी मांगने लगे थे। कुछ ओल्ड फीमेल स्पाइडर्स उनकी मदद भी करने लगी थी, पर मेल स्पाइडर्स पर ऑपरेशन और उनकी कई छोटी मोटी राइट्स कई जनरेशन तक चली। पर धीरे धीरे उस नैनो वायरस की वजह से फीमेल स्पाइडर्स के दिमाग में एम्पैथी के पाथवे भी डेवलप होने लगे, वो थोड़ी लेस वॉयलेंट होने लगी। इसीलिए फिर उन स्पाइडर्स की सिविलाइजेशन में एक रूल बना
डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटी, और यही है नीचे की मास्टर मोरालिटी का दूसरा एस्पेक्ट, सीकिंग पावर थ्रू बीइंग क्रिएटिव और हैविंग यूटिलिटी। देखो, स्पाइडर्स की सोसाइटी में पावर स्टेटस शुरुआत से उसी के पास रहता जो डोमिनेट कर सकता था या कंट्रोल कर सकता था। ये फिलॉसफी बिल्कुल वैसी थी जैसे कि गिलगमेश के लोगों की थी। पावर चाहिए क्योंकि वो इनसिक्योर हैं, शिप में कीड़ों की तरह रह रहे हैं, पता ही नहीं है कि प्लैनेट पर कब पहुंचेंगे। इसीलिए कंट्रोल सीकिंग मॉब मेंटालिटी हो गई थी। मतलब आगे का पता नहीं, अभी जी लो, आज ही है जिंदगी, आगे का आगे के लोग देखेंगे। यही फिलॉसफी काफी हद तक हमारे रियल वर्ल्ड में भी दिखती है। इसलिए कंट्रोल, अथॉरिटी, पॉपुलैरिटी को ही पावर मानते हैं। पर हमारे ह्यूमन सोसाइटी में जो पावर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती है इक्वालिटी से। पर यह चीज उल्टी पड़ जाती है, जो कि हमने रशियन रेवोल्यूशन में भी देखा। हर कोई हर काम सेम कैपेसिटी से नहीं कर सकता। इसीलिए इक्वालिटी काफी नाइव आइडिया है। पर ऑथर बुक में कुछ ये दिखाते हैं कि जैसे जैसे स्पाइडर इवॉल्व हो रही थी तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटी बनाई, और उससे उन्होंने ये रूल्स एस्टैब्लिश किए, जो भी सोसाइटी में जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा उसको उसी हिसाब से पावर मिलेगी। यानी हायरार्की है, पर वो मेरिट बेस्ड है। पर हमारे रियल वर्ल्ड में ना इससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड है तो उससे पहले हर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी मांगता है, जो कि सही है, बिल्कुल सही है। पर ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं सोचते कि अपॉर्चुनिटी किस पॉइंट पर इक्वल मानी जाए। क्या इसकी कोई स्पेसिफिक लाइन है, कोई बाउंड्री है? लोग जब भी हारा हुआ महसूस करते हैं तो वो इक्विटी की ही बात करते हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखो, उनके पास हर चीज है, तब भी वहां फीमेल्स इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती हैं। पर बुक में दिखाया है कि स्पाइडर्स को मेरिट बेस्ड हायरार्की से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनका एक कलेक्टिव गोल था, और वो गोल हर स्पाइडर का पर्सनल डिजायर था, सस्टेनेंस एंड एडवांसमेंट ऑफ स्पीशीज, यानी वेब बेस्ड टाइप 1 सिविलाइजेशन बनाना। जैसे किसी वॉर के वक्त एक कंपनी के लोग जो बैटलफील्ड में लड़ रहे हैं वो यूनाइट होकर लड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे को बड़ी रैंक मिले, मैं किसी ग्लोरी की तरफ जाऊं, मैं इतने लोगों को मारूं। हर चीज स्ट्रेटेजिकली होती है, हर किसी के रोल्स होते हैं, और हर कोई अपने रोल्स बहुत अच्छे से प्ले करता है। इसलिए वहां पे लोग पावर के लिए इतना रोते भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का पर्सनल डिजायर होता है अपने देश के लिए कुछ योगदान देना। पर हमारी रियल लाइफ में भी और गिलगमेश के लोग भी सस्टेनेंस और एडवांसमेंट को योगदान देना जैसी ड्यूटी नहीं समझते। बुक में दिखाया है कि लोग सिर्फ स्पेसिफिकली मास्टर मोरालिटी के फर्स्ट एस्पेक्ट से जीते हैं, अपने लिए जीते हैं ना। वो बुक में दिखाते हैं कि गिलगमेश के ह्यूमंस जब पहली बार कर्न के प्लैनेट पर पहुंचते हैं तब वो बहुत ज्यादा कमजोर तो होते ही हैं, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन राशन और रिसोर्सेज कम हो रहे थे। इसलिए पॉपुलेशन तो कम हो ही रही थी, साथ में वो लोग वीक भी हो गए थे। अच्छा, अब इस फर्स्ट कांटेक्ट को ऑथर बड़े ही अमेजिंग और बड़े वियर्ड और एक्चुअली बड़े डरावने तरीके से दिखाते हैं। जब ह्यूमंस उस प्लैनेट पर लैंड करते हैं तो एक ह्यूमन को स्पाइडर्स पकड़ के ले जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए। काफी दिन उस पर स्टडी चलती है। उस वक्त वहां वो ह्यूमन चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है कि उसको कुछ खाने का दे दो, पानी पीने का दे दो। पर स्पाइडर्स क्योंकि वाइब्रेशन से कम्युनिकेट करती थी, उनके दिमाग में कोई सुनने जैसा परसेप्शन है ही नहीं, और जो वो मुंह के जेस्चर दिखा रहा था चिल्लाने के, उसको भी स्पाइडर्स नहीं समझते। तो वो ह्यूमन चिल्लाता चिल्लाता भूख प्यास से ही मर जाता है। खैर, फिर उसकी बॉडी से स्पाइडर्स को पता लगता है कि ह्यूमन से वो एक एंटीबॉडी ले सकते हैं, क्योंकि उनके प्लैनेट पर एक डेडली वायरस फैल चुका था जिसका स्पाइडर को कोई क्योर नहीं मिल रहा था, और वो स्पाइडर्स की कम्युनिटी का कुछ हिस्सा भी खत्म कर चुका था। अब स्पाइडर्स को तो एआई कॉन्शियसनेस जो कर्न बन गई थी वो एक तरीके से वार्न कर चुकी होती है कि अगर इन ह्यूमंस के साथ तुम रहोगे और इनको पावर में आने दोगे, इनको राइट्स दोगे, तो ये इवेंचुअली थोड़े समय बाद तुमको मार देंगे। अब यहाँ जो कि सही लगता है कि स्पाइडर्स इनसिक्योर फील करके उन कमजोर ह्यूमंस को मार सकती थी, और गिलगमेश पर जो ह्यूमंस थे वो भी प्लैनेट पर जो हुआ है उसको पेस्ट इन्फेस्टेशन की तरह मानते थे। स्पाइडर्स ने यहाँ अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ यूटिलिटी यूज की, जिसको उन्होंने सालों की जेंडर वॉर्स के बाद सीखा। इसलिए बुक में दिखाते हैं कि स्पाइडर्स ने पीस चूज की। उनको ये समझ आया कि ह्यूमंस से लड़ाई कर उनको मार के सिर्फ उनको इम्यूनिटी मिलती है, पर उनको बचा के उनको दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया मिल सकता है, उनकी एडवांस्ड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। मतलब इस स्टोरी की फिलॉसफी की एक शॉर्ट एनालिसिस दूं तो वो ये बताती है कि यूनिवर्स के रिसोर्सेज हाथ में आपके पानी की तरह हैं। अगर आप अपने हाथ को थोड़ा सा गहरा रखोगे तो पानी उसमें रहेगा, पर अगर उस पानी को हमेशा पकड़ने के लिए, कभी ना छोड़ने के लिए आप अपनी मुट्ठी को टाइट करोगे तो पानी सारा निकल जाएगा। अब दोस्तों, मूवीज के साथ साथ मैं नॉवेल्स भी काफी पढ़ता हूँ। इसी वजह से मैंने
इस पर वीडियो बनाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे ही और अलग-अलग नॉवेल्स पर आप वीडियो चाहते हैं, नॉवेल्स की स्टोरी एनालिसिस चाहते हैं, तो कमेंट करके बताओ।